हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज जो हमारे प्रश्न है वो आपके 51 से लेकर के 75 प्रश्न, अर्थात पूरे 25 प्रश्न करने वाले हैं ये, और इसमें आपके विश्लेषण के साथ में हम लोग व्याख्या करेंगे। और सही मायनों में जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन की व्याख्या आपको करनी है, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न आपका एनटीए की तरफ से आपके प्रश्न पत्र सेट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरीके से जान है हर पेपर का, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ। तो जितना हो सकता है उतना आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन सही करने हैं, गलत बिल्कुल नहीं करने हैं। गलत वो कीजिए जो आप अपने मॉडल पेपर या फिर आपके जो मॉक टेस्ट हैं उसमें भले गलत हो जाए, लेकिन पीवाईक्यू के जो प्रश्न हैं अगर आपने कर रखा है उसको एक बार दो बार, तो बिल्कुल भी कोशिश कीजिए कि जब आप तीसरी बार उसको हल करें तो एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? आपने उपन्यास तो जरूर पढ़े होंगे, उनका क्रम भी आपको याद होगा, लेकिन प्रेमचंद अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कहानी हो चाहे उपन्यास हो, कथा सम्राट इनको कहा जाता है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनका क्रम और उनकी जो रचनाएं हैं उन दोनों को याद करिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका पंच परमेश्वर कहानी आई थी। कब आई थी पंच परमेश्वर? 1916 में आई थी। फिर बूढ़ी काकी, ये आई थी 1920 में। तो इसके आधार पे भी आप सही ऑप्शन कर सकते हैं। अब देखिए, पंच परमेश्वर 1916, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 3 और 1, 3 और 1। उसके बाद में आपका आया था सवा सेर गेहूं, और लास्ट में आपका प्रेरणा। ये देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम पंच परमेश्वर 1916 है, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूं 1924, प्रेरणा। प्रेमचंद की अन्य कहानी है नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, बड़े भाई साहब, कफन और कफन आदि। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी कृति नंददास की नहीं है पूछा गया है? रूप मंजरी नहीं है, विरह मंजरी नहीं है, मान मंजरी नहीं है, फिर कवि प्रिया नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कवि प्रिया नहीं है। कवि प्रिया किसकी है? केशव दास जी की है। ये देखिए, कवि प्रिया नंददास जी की कृति नहीं है। नंददास जी की कृतियां रचनाएं हैं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, और कवि प्रिया जो है वो आपके केशव दास की है। इसका समय है 1601। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 53। अगर आपको फास्ट लग रहा है कि हम उत्तर देने से पहले मैं ही आपको उत्तर बता दे रही हूँ, तो स्वयं का मूल्यांकन करने से अच्छा है कि आप अपने मन में वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन को हल कीजिए अपने मन में, और सोच लीजिए कि इसका उत्तर ABCD में से कौन सा होगा। फिर बाद में आप टैली कीजिए कि आपका प्रश्न सही हुआ या फिर नहीं सही हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में? अगर आपने ये पढ़ा होगा संस्कृति के 4 अध्याय कृति जो दिनकर की है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये निबंध में क्या मतलब किस भाषा में रखा जाता था। जितना भी अकबर का जो राज्यारोहण था उसका एक तरीके से हिसाब किताब अरबी में, फारसी में, उर्दू में, या फिर हिंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इस पर दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसी वजह से बार बार कहती हूँ कि आपकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है वो आपका आधार ग्रंथ है किसी भी पेपर, ना कि सिर्फ नेट JRF के लिए, बल्कि आप TGT PGT के लिए। देखिए, सबसे बड़े स्तर पर देखेंगे तो नेट JRF हो जाएगा, नेट होगा, उसके बाद JRF तो और अच्छा होना चाहिए, आपके ज़्यादा नंबर आना चाहिए, फिर TGT PGT का स्तर आता है, और फिर बाद में जितने भी आपके स्टेट टेट होते हैं, या फिर आपके जो जितने भी प्रश्न होते हैं, जैसे आपका NVS PGT का फॉर्म निकला है उसके है, UPHSC का है। तो इस तरीके से आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमको नेट JRF के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई कर ले जाएंगे। उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि जितने से जितने आधार ग्रंथ आप पढ़ पाएँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 ग्रंथों की व्याख्या का उल्लेख किया है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके ग्रंथों का? कवि देव का।
अब बताइए कवि जो देव हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो उसका जन्म स्थान आप कमेंट बॉक्स में, मैंने पढ़ाया हुआ है कि जिनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, कहाँ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 25। ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो निम्न है: रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, सूखा सागर तरंग, प्रेमचंद्र का, देव शतक, प्रेम तरंग इत्यादि। ये सारे ही आपके देव के लिखे हुए ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 55, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किसकी है? आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में ही ये आपकी इंक्लूडेड है। अकाल दर्शन से, नक्सलवाड़ी से, रोटी और संसद से, या फिर मोचीराम से। कविताओं को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? नक्सलवाड़ी कविता से ली गई हैं। और नक्सलवाड़ी किसकी कविता है? ये देखिए, धूमिल की कविता है नक्सलवाड़ी, सुदामा पांडे धूमिल। और इसमें धूमिल की प्रमुख कविताओं में मोचीराम शामिल है, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, और लोहे का स्वाद। ये सारी ही आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी? सुदामा पांडे धूमिल की। रोटी और संसद में जो आपने देखा है कि एक रोटी है, एक आदमी है जो रोटी पकाता है, एक रोटी है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी को खाता है, ना बनाता है, ना खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस टाइप की कविता है इनकी, और छोटी ही कविता है लेकिन एक तरीके से गूढ़ अर्थ के साथ में हम लोगों को विचार करने पे मजबूर करती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। निम्नलिखित में से यह कथन ईष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति किसका है? ये जो आपकी उक्ति है ये किसकी है? भामा की है, दंडी की है, उद्भट की है, या फिर वामन की है? राइट आंसर भामा जी की है। यह कथन भामा का है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम और गूदड़साई। देखिए, सबसे पहले ग्राम आई थी। अगर मान लीजिए आपको पता है सबसे पहले ग्राम आई थी, इसके आधार पर भी आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ग्राम आई थी तो ग्राम के आधार पर देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में ही दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट में ही दिया हुआ है, थर्ड आएगा, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्राम आई थी 1911, 1910 या 11 में। इंद्रजाल ये सबसे लास्ट में आई थी 1936 में। आकाशदीप सबको पता है, आपके सिलेबस में भी 1928 में आई थी। गूदड़साई 1926 में। ये देखिए, ग्राम 1911, गूदड़साई 1926, आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम यही है। प्रमुख चर्चित कहानियां इनकी: पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, या फिर एक लंबी कविता का अंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कविता का अंत। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है, ये देखिए, ये आपके मुक्तिबोध की है और ये लंबी कविता का अंत से लिया गया है। मुक्तिबोध की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था पहले इसका प्रकाशन, आशंका के दीप अंधेरे में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कितने हो गए हैं? प्रश्न नंबर आपका 58। फिर आपका आता है 59 प्रश्न। लिखा है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा से लिए गए हैं? किस कथाकृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, या फिर देवरानी जेठानी की कहानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरानी जेठानी की कहानी से। आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। कब आई थी? 1870 में आई थी। ये देखिए, 1870 में आई थी देवरानी। इसमें पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कहानी और कहानीकार रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशा अल्लाह खां की है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय की है। और भाग्यवती आपकी श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। प्रश्न नंबर 60। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है? पूछा गया है।
इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। और लास्ट है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4। स्त्री का जीवन दुख में बीतता रहा है और इसमें वो व्यर्थ नहीं जाने देती अपने आंसुओं को, उससे नया सृजन करती है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 एंड 4। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है तथा स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ में नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। महादेवी वर्मा की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीप शिखा और सप्तपर्णा। प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मुदरिया के ननकू पांडे किस कला में कुशल थे। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको याद होगा आपको कि ये आपका जो मुदरिया है वो उसमें जो ढोलक वादन है, ननकू जो है वो ढोलक वादन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ननकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। तुलसीराम कृत दलित आत्मकथा मुदरिया 2010 में प्रकाशित हुई, इसका प्रथम भाग आया था और मणिकर्णिका का दूसरा भाग था 2013 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है। अद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद है, द्वैताद्वैतवाद है या फिर विशिष्टाद्वैतवाद है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैतवाद। अब विशिष्टाद्वैतवाद है किसका, ये देखिए, ये इसको तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने छोड़ा तो समझ लीजिए आप 1 नंबर से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका हर एक यूजीसी नेट के पेपर में आता ही आता है। अद्वैतवाद दर्शन किसका है, शंकराचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद, इसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं, निम्बार्काचार्य का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है और शुद्धाद्वैतवाद आपका विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य के प्रवर्तक हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नहीं तो अपनी नोटबुक में इसको जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 63। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। इसका सही आपको चुनाव करना है कि कौन सा उपन्यास सबसे पहले आया था और कौन सा उपन्यास लास्ट में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले इसका आया था सूनी घाटी का सूरज, फिर उसके बाद में मकान, पहला पड़ाव, उसके लास्ट में विश्रामपुर का संत। ये देखिए इसका दिया हुआ है समय, कब कौन सा प्रकाशन वर्ष है इसका। सूनी घाटी का सूरज 1957 में आया था, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में और विश्रामपुर का संत 1998 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 64। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। हानुष, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। सबसे पहले आपको पता है हानुष आ जाएगा। कब आया था हानुष? हानुष आया था आपका 1977 में। ये देखिए, तो इसके आधार पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही नाटकों के क्रम है। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और हानुष 1977। माफ़ कीजिएगा, हानुष आपका लास्ट में आ जाएगा। मुझे 1877 लग रहा था लेकिन नहीं, 1977 है ये। तो ये सबसे पहले आपका आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे, लास्ट में हानुष। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अपने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है, जबकि हानुष जो है वो भीष्म साहनी का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 लिखा है, अब देखिए ये सूची में मिलान करना है, कौन सी सूची कहाँ सुमेलित होगी, कौन से ईयर के साथ में सुमेलित होगी। ये देखिए राष्ट्रपति का आदेश ये हो जाएगी 1955 में। उसके बाद में आता है संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, इसका जो ये सूची मिलान होगा 1959 में, 1959। राजभाषा अधिनियम ये 1963 में आएगा और संकल्प ये आएगा 1968 में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल। ये आपकी यूनिट 1 का प्रश्न है, तो इसके आधार पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
राष्ट्रपति का आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प 1968। ये देखिए, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है, ये देखिए, फिर आपका संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया था। राजभाषा अधिनियम 1963 में उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों के कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। संकल्प 1968 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। प्रश्न नंबर 66, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। और लास्ट है, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। और आपका ऑप्शन नंबर 3, यह विचार प्रधान नाटक है। 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इसका पूरा इन्होंने दिया है। प्रथम अंक है, इसका स्थान भी थी। द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित हो जाता है। तृतीय अंक में, इस अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक में, इस अंक में पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। प्रतीकों के माध्यम से इसमें कहानी कही गई है। फिर पंचम अंक में ये नाटक है। 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। 6वें अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। प्रश्न नंबर 67, सूची दी गई है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, बीती विभावरी जागरी। और जो जमुना के से कछार, पंथ फटे बिवाई के उधार, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। तो इसको आपको मिलाना है इस सूची 2 से। जागरण, स्त्री जागृति, दार्शनिकता और सामाजिक विसंगति। तो देखिए, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये स्त्री जागृति का है। फिर बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही, ये जागरण गीत है। और ये जो जमुना के से कछार, ये आपका हो जाएगा सामाजिक विसंगति। और इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, ये दार्शनिकता दिखलाई गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 68, ध्रुव सामनी के प्रतिपाद्य है। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय करने की स्वतंत्रता है। तो इसके आधार पर आपको सही उत्तर का विकल्प चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष अपने पति को पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। और स्त्री को अपने चुनाव का निर्णय स्वतंत्रता दे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 59, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार में प्रमुख भाषाएं जो हैं वो हैं इस प्रकार: संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं है करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधना की अशुद्धता।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोड़ा या फिर जमोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा अमोड़ा का। प्रश्न नंबर आपका आता है 72, नीचे कथन दिए गए हैं और आपका तर्क दिया गया है। जॉक दरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण दिया गया है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 73, जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, ए ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र ने इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, गुरु और महंत। महंत और गुरु एक ही हुए। चलिए, ऑप्शन में एक त्रुटि थी थोड़ी सी, लेकिन इसी वजह से जिसने ए और डी दोनों लगाए थे वो दोनों ही आपके सही थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया गया है, दुनिया के सबसे अनमोल रतन से ये उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 74 हो गया और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 75, धीमे धीमे करेंगे ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 2 और 4, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों का विकराल रूप मौजूद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रहे कि जितना आप हिंदी ओशन चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको इसमें प्लेलिस्ट दी रखी है। प्लेलिस्ट में आपका एक टॉपिक है जिसमें पूर्व प्रश्न पत्र और अभ्यास प्रश्नोत्तरी के कम से कम 5000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसको आप पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका अच्छा होगा पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। प्रेम पूर्वक आप सभी का धन्यवाद।